पॉलिसीज का इस्तेहकाम होना चाहिए और IMF की तरफ से ही रेवेन्यू के हवाले से भी ख़ास इकदाम पर जोर दिया गया था। और सिटी साहब, हमने देखा कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने ही बहुत ज़्यादा इकदाम करने शुरू कर दिए थे। ओवरहॉलिंग ऑफ FBR में 2 सेक्शंस बनाने की बात की गई थी और उसके बाद ये भी कहा गया था कि वहाँ पर कोई डाउन साइजिंग भी की जाएगी क्योंकि भर्तियाँ गैर ज़रूरी हैं और रेवेन्यू ख़ास वसूल नहीं होता। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि कुछ छांटी वांटी हुई है FBR के अंदर और बड़ी तादाद में वहाँ अफसरान, मोटे मोटे नाम सामने आ नहीं सके हैं। तादाद 25 के करीब बताई जा रही है जिनको फारिग कर दिया गया और SIFC की सिफारिशात पर किया गया। यहाँ पर सवाल ये है कि ये एकदम से एक ऑपरेशन करना, क्या इस तरह से वो अहदाफ हासिल किए जाएंगे जो FBR की रिस्ट्रक्चरिंग से इनको चाहिए? देखिए, इस वक्त जो टारगेट दिया गया है टैक्स कलेक्शन का वो बड़ा सख्त और स्टीप टारगेट है और FBR की जो कारकर्दगी है वो बहुत कमज़ोर रही है। वो इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही और तो इसलिए ये खदशा था कि और भी मसले बनेंगे अगर हमने FBR को रिफॉर्म ना किया। काफ़ी अरसे से ये बातें चल रही हैं। अच्छा, होता क्या है कि जो गवर्नमेंट आती है वो एक अपना FBR का चेयरमैन लगा देती है और वो कहती है कि अच्छा जी अब आप ये करें। मगर होता ये है कि वो जो FBR का चेयरमैन लगता है वो एक किस्म की सिफारिश के ऊपर लगता है। वो होता ये है कि ये सबसे पूछते हैं, इनलैंड रेवेन्यू से पूछते हैं, कस्टम से पूछते हैं, टॉप लोगों से पूछते हैं, सारे अपने अपने सिफारिशें भेज देते हैं, फलाना अच्छा है, फलाना अच्छा है, फलाना। तो उसके बेसिस के ऊपर और फिर क्या कौन हमसे ज़्यादा ताउन करेगा, अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो चेयरमैन लगा देते हैं। मगर ये कोई गारंटी नहीं होती कि ये 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा। अब शहज़ैदी साहब के साथ आपने देखा वो आए, बड़ा धूमधाम से आए और धूमधाम से निकल गए, रुखसत हो गए, लेकिन चुप चुपीते गए थे। उन्होंने बहुत अरसे तक उस पर बात नहीं की, बाद में पॉडकास्ट में की। हाँ, तो चलो वो आए तो बड़े इशू शांत, हाँ, कि बड़ा ये करते हैं। मगर FBR ने उनके साथ तावन नहीं किया। हाँ, नहीं किया ना, तो उन्होंने फिर बाद में यही कहा कि मुझे सपोर्ट नहीं मिली। अच्छा, अब ये एक तो ये है कि किसी को 2-3 साल, 1 साल के लिए रखना, 1.5 साल के लिए रखना चेयरमैन, वो भी सिफारिशों के ऊपर, दैट्स नॉट अ गुड वे। सबको पता होता है कि ये जो नया बंदा आया फिर हमारे काम करेगा या हमें टाइट नहीं करेगा, तो वो फिर लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और चेयरमैन जो भी नया आता है उसके हाथ बांधे जाते हैं। तो पहली गलती तो ये है कि जी जो भी चेयरमैन आप बनाएं तो एक बंदे को बनाएं, उसको कहें 3 साल के लिए आप आ रहे हैं, जैसे आर्मी चीफ आता है 3 साल के लिए या कोई आता है तो वो सोच समझ के किया जाता है, सिफारिशों के ऊपर नहीं किया जाता। ठीक है, तो वो एक चेयरमैन लगाएं, फुल पावर्स दें। दूसरा ये है कि जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स के पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होने चाहिए, वो चेयरमैन के पास होने चाहिए, ताकि जो भी वो करे नीचे वाले लोगों को पता हो कि ये चेयरमैन है, ये हमें ट्रांसफ़र कर रहा है, ये कर रहा है, ये मांग रहा है, ये काम करें, ऐसे करें तो डिलीवरी देनी है। अब वो लोग पहुंच जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना तो MNAs MPs के लिए बड़ा आसान है और सिफारिशें आती रहती हैं। तो इसलिए लोग फिर अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर्स भी जो हैं प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के, चेयरमैन के ऊपर प्रेशर डाल के अपनी करवा लेते हैं और अगर कोई इंक्वायरी पेंडिंग हो या ये हो वो भी ख़त्म करा देते हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ है। एक चेयरमैन आप लगाएं, 3 साल के लिए लगाएं, फुल पावर्स दें पोस्टिंग ट्रांसफर्स के और फिर कहें डिलीवर करो। और अगर और माइलस्टोन्स दें, पहले साल आपने ये करना है, दूसरे साल आपने ये करना है, तीसरे साल आपने ये करना है, पहले 6 महीने में ये यार्डस्टिक है, ये माइलस्टोन्स हैं, आपने हर चीज़ के ऊपर परफॉर्मेंस देनी, तो उसको मॉनिटर करें। मगर करते कोई नहीं है ऐसे। तो पहली गलती तो ये है। फिर ये इशू ये बनता है कि जी बड़ी करप्शन है FBR के अंदर और उसकी वजह भी सिंपल सी है कि क्या वजह है कि FBR अपने टारगेट्स पूरे नहीं करता। बिकॉज जब टारगेट्स बनते हैं तो FBR को कंसल्ट करके बनाए जाते हैं टारगेट्स बजट के अंदर, फिर वो FBR पूरा नहीं करता वो, तो पता क्या लगता है कि जी नंबर जहाँ टैक्स कलेक्ट करना चाहिए था जिन लोगों से, जो नए फाइलर्स लाने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो खिला पिला के अपने आप को बाहर रखते हैं। ठीक, तो इसलिए यही बहुत से सीरियस प्रॉब्लम्स हैं ऑफ इनएफिशिएंसी, करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस इन दी FBR। अच्छा, इसको रिफॉर्म करने में रेजिस्टेंस बड़ी होती है, जाहिर है वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब किया है ये एक डेस्परेट मूव है। ये SIFC से ये ओरिजिनेट हुई है कि जी जो टॉप लोग हैं, जो काली बेड़ियां हैं, उनको निकाला जाए। इन्होंने क्या किया कि तीनों इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI, MI और IB को कहा कि आप जाके सब लोग जो टॉप लोग हैं ये इनको जाके चेक करें, इनकी रेपुटेशंस क्या है, इनके घर कितने हैं, इनका क्या है, काम कैसे करते हैं। उन्होंने रिपोर्टें बना के दी हैं, जिसके बेसिस के ऊपर अब इन्होंने ये फैसला किया है कि 10-12 लोग इनलैंड रेवेन्यू से और 8-10 लोग कस्टम से
इनको फारग करना है इनको, और बाकी उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी है। हाँ, वो कार्रवाई बाद में, अभी अच्छा। तो सस्पेंड किया जाए और फिर इनकी जगह पे जो नए लोग लगाने हैं। तो 4 कैटेगरीज बना दी हैं, ABCD। वो सबसे अच्छे कौन से हैं, उससे थोड़े कम है, सबसे बुरे जो है वो D में कैटेगरी में, उनको तो छांटी की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अच्छा। अब ये तो हो गया, इसके पीछे जो था, क्योंकि रेवेन्यू टारगेट्स मीट नहीं हो रहे और FPR के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स है। अच्छा। दूसरा ये कि क्या ये कामयाब होगा कि नहीं। देखिए, अब जो खबरें ये आ रही हैं कि इस वक्त के जो चेयरमैन है FPR के, और वो भी उनके ऊपर भी निशाना है। अब भी पता नहीं वो सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या इसके बाद किस किस्म का चेयरमैन आता है, क्या पावर्स दिए जाते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर पावर्स अपने पास रखेंगे या नए चेयरमैन को देंगे, और उस चेयरमैन से फिर क्या यार्डस्टिक्स बनेंगी परफॉर्मेंस की, ये सारे ओपन सवाल है। अच्छा। अभी कोई पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मगर ये पहला कदम है कि एटलीस्ट वो कहते हैं जो गंदे लोग हैं या जो जिनके ऊपर शक है कि ये इनकॉम्पिटेंट है या करप्ट है या ये इनएफिशिएंट है, तो इनको निकाला जाए या इनको साइडलाइन किया जाए। अच्छा। तो आई थिंक इट्स अ फर्स्ट गुड स्टेप। मगर ये ना हो कि वो 303 वाली चीज़ हो जाए कि निकाल दिए जाए और जो जिनको फिर लगाया जाए वो भी इसी किस्म के निकलें और कोई इसका किसी को फ़ायदा ना हो। तो मैं ये समझता हूँ इट्स एन ओपनिंग स्टेटमेंट, मगर क्या इससे कोई रिजल्ट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म में निकलेंगे। अच्छा। शॉर्ट टर्म में हमेशा इस किस्म की कार्रवाई के थोड़े से रिजल्ट्स निकलते हैं, लोग थोड़े एहतियात करते हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर आहिस्ता 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 जैसे मॉनिटरिंग ख़त्म हो जाती है, सिफारिशें शुरू हो जाती है, और जो पुराना हमारा कल्चर है सिफारिश का और इनकॉम्पिटेंस का, वो हावी हो जाता है, फिर लोग रिलैक्स हो जाते हैं, फिर टारगेट्स मिस होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन अक्सर जब एतराज़ किया जाता है FBR की परफॉर्मेंस पे, तो ये कहा जाता है कि एक तो डिजिटाइज्ड नहीं है हमारी इकोनॉमी, फिर डेटाबेस नहीं है, डाटा इंटीग्रेशन नहीं है। आपको नहीं लगता कि ग्रास रूट लेवल से चीज़ें जो थी वो हमाजहत होनी चाहिए थी, यानी तब्दीलियाँ जो हैं वो सिर्फ फायरिंग से नहीं शुरू होनी चाहिए थी, या डाउन साइजिंग से नहीं की जानी चाहिए थी, या करप्शन से आगाज़ नहीं होना चाहिए था, ओवरऑल रिफॉर्म्स आनी चाहिए? आया आयशा, वो साहब हैं, एक IT के एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि FBR के पास सारा डिजिटाइज है, जिसकी बात हो रही है डिजिटाइज करने का, वो सारा उनके पास सॉफ्टवेयर है, वो फर्स्ट क्लास है, वो टॉप क्लास है, कोई इशू नहीं है। आप फॉरेन कंपनी को क्यों हायर कर रहे हैं? ये सारा कुछ हमारे पास है, नादरा के पास भी है और FBR के अंदर भी एक्सपर्टीज़ है और हमारी अपनी लोकल एक्सपर्टीज़ है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको फॉरेन कंपनी हायर करने की। अच्छा, और हमारा ऑलरेडी डिजिटाइज है टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये उनका कहना है। अच्छा। अब हकीकत क्या है, मैं एक बहुत सीनियर FBR ऑफिशियल से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा कि क्या बात है, आप अपने टारगेट्स को पूरे क्यों नहीं कर सकते? हाँ। आप नए लोगों को टैक्स रेट में क्यों नहीं लाते? बिल्कुल। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने कहा देखिए FBR जो है वो ऑडिटर नहीं है, हमारी ट्रेनिंग नहीं है ऑडिट करने की, तो इसलिए हमसे ये तवक्को करनी कि हम ऑडिट करके लोगों के जो टैक्स निकलता है वो हम खुद निकाल लेंगे, वो बड़ा मुश्किल है। सिर्फ एक ही तरीका है उसका कि लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं जहाँ आप लोगों ने अपने पैसे रखे हुए हैं, हमें एक्सेस दे दिए जाए उसका। इस वक्त FBR को इजाज़त नहीं है कि वो किसी बैंक को लिखे और कहे कि आयशा का या नजम सेठी का बैंक अकाउंट के सारे डिटेल स्टेटमेंट लिख के भेजें हमें। ये कानून के मुताबिक वो प्रोटेक्टेड है। अच्छा। नादरा के पास ये डेटा है, एक्सेस है, मगर FBR के पास एक्सेस नहीं है। बड़ी फॉर मैं एग्जांपल देता हूँ, FBR क्या करता है, कभी कभी अगर उसने टैक्स नोटिस दे दिया मुझे और उन्होंने कहा जी 10 लाख रुपया दो, अच्छा, तो और मैं कहता हूँ मैं नहीं देता, वो क्या करते हैं, मेरा अकाउंट जो है उसको फ्रीज कर देते हैं। वो बैंकों को लिखते हैं कि नजम सेठी के अकाउंट में जितने पैसे पड़े हुए हैं वो रोक दें, वो पैसे हमने निकालने हैं कानून के मुताबिक, इसने हमारे 10 लाख रुपए देने, हम इससे पैसे ले लेंगे, ये दे नहीं रहा है हमें, तो वो बैंक फिर फ्रीज कर देते हैं। अच्छा, मगर उनको पता नहीं होता इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब ऐसी कोई चीज़ सिचुएशन होती है कि जी शायद मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाए, वो पहले ही पैसे निकाल के कहीं और रख देते हैं। तो जब FBR कहता है इनका अकाउंट वो फारग होता है, उससे होता ही कुछ नहीं। FBR ये कहता है कि हमें एक्सेस दें ना, हम टक 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 करें और हमें पता चल जाए आयशा के बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फिर हम ऑडिट करेंगे। फिर हम आयशा की टैक्स रिटर्न देखेंगे और कहेंगे अच्छा तो आपके पास 7 लाख रुपए यहाँ से आया, 10 लाख रुपए यहाँ से आया, ये तो आपने नहीं दिखाया कि ये आपकी इनकम है या कोई गिफ्ट है, ये कहाँ से आई, तो ये 17 लाख रुपए बन गए। अब 17 लाख रुपए के ऊपर आप 25% टैक्स दे दें, बिकॉज हम तो समझेंगे ये आपकी इनकम है जो आपने हमने रिटर्न्स में नहीं दिखाई, तो कैसे भी उनको पता चलेगा।
अगर वो उनके पास एक्सेस नहीं है टू द बैंक स्टेटमेंट, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन इस तरह से तो पाकिस्तान में जहाँ इतनी सियासी पोलराइजेशन है, फिर पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन भी तो हो जाती है। इसीलिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को रोकने के लिए फिर वो एफबीआर को कहा जाएगा कि नजम सेठी आयशा को पकड़ लो, उनके पीछे पड़ जाओ, बाकी किसी को ना करो। वो उनके पास एक्सेस होगा हमारे, वो कोई ना कोई निकाल के कोई ना डस लगा देंगे। तो इसीलिए बैंक अकाउंट्स आर ऑलवेज प्राइवेट। ये इसीलिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है टू एक्सेस देम। अगर बैंक अकाउंट्स प्राइवेट ना हो तो फिर लोग बैंकों के अंदर एतमाद नहीं करते। वो कहते हैं यार तो सारी गाल लड़ी बाहर निकल जाएगी। तो अब ये एफबीआर ये कह रहा है कि हमें एक्सेस दें, और वो कह रहा है नादरा के पास डेटा है। अब इसका एक सोल्यूशन ये है कि कोई कमेटी बन जाए। अगर एफबीआर के किसी कमिश्नर का ये फैसला है कि नजम सेठी ने चोरी की है या इसके पास बड़े पैसे हैं, शक है, तो फिर वो अप्लाई करे टू द कमेटी कि जी हमें शक है कि ये बंदा जो है इसका अकाउंट हम देखना चाहेंगे। उसके लिए स्पेशल परमिशन लें, आर्ग्यूमेंट्स दें, रीजंस दें, फिर उसको एक्सेस मिले उस अकाउंट का, फिर वो देखें, उसकी ऑडिट करें, फिर सेठी को बुलाएं और कहें अच्छा जी दसो तुसी कित्थों आया था, कितने गया। अदरवाइज वो जो स्टेटमेंट हम फाइल करते हैं उसी के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम उसमें कुछ चीज़ छुपाना चाहें तो उनको नहीं पता चल सकता कि हमने छुपाई है कि नहीं छुपाई। तो अब वो कोशिश करते हैं ढूंढने की इधर उधर से, मगर सामने नहीं नजर आती वो। तो जो नजर आता है वही करते हैं। फिर वो करते क्या है, वो कहते हैं इन्होंने कुछ जरूर छुपाया होगा। अच्छा, पहले से ही वो इनकम टैक्स अफसर जो है ना कहता फर्ज कर लेता है तो जो देता है तो ठीक है ना, छुपाया कितना शुरू यही से करता है। अब वो कहता है मुझे पता नहीं इसने छुपाया कितना। ठीक, अब मैं कैसे पता करूं? एक तरीका ये है कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये है, ये इसी के ऊपर मैं डबल लगा दूं, कोई ना कोई एक्सक्यूज लगा के, जिसे वो कहते हैं एड बैक। वो कहते हैं कि जी ये खर्चा आपने दिखाया, ये खर्चा आपने जो है ना ये आपकी इनकम थी, ये खर्चा नहीं कर सकते थे, ये आपने अपनी ज़ाती किया, आपने बिजनेस में डाल दिया, ये आपका ज़ाती खर्चा था, ये तो एक्चुअली इनकम थी, इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। ये तो वो फिर एडिंग कर देते हैं। फिर आप उसको चैलेंज करते हैं। जब आप उसको चैलेंज करते हैं तो वो डिपार्टमेंट जो है कमिश्नर के पास जाती है। कमिश्नर फैसला देता है जो अगर मेरे हक में हो तो डिपार्टमेंट उसको चैलेंज कर लेती है, अगर डिपार्टमेंट के हक में हो तो मैं चैलेंज कर लेता हूँ। वकीलों की तादाद लगी हुई है, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं वकीलों के ऊपर एफबीआर के अंदर, और जो पिटिशनर्स हैं हम जैसे लोग, उन्होंने भी अरबों रुपए लगाए हुए अपने आप को बचाने के लिए। एक पूरा वकीला हजरात का एक याशी हो रही है। और वो हर चीज़ जो भी फैसला आता है ITO का, या जो भी फैसला आता है कमिश्नर का, और जो भी फैसला आता है ट्राइब्यूनल का, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस हैं, शुरू में ITO है, उसके बाद कमिश्नर है, उसके बाद ट्राइब्यूनल है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो इसीलिए तो वो कहते हैं कि जी इतने खरबों रुपए जो है इस वक्त फंसे हुए हैं लिटिगेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें साफ करने वाली हैं। ये स्टेट बैंक के हवाले से सेठ साहब एक इकदाम जब लिया गया इमरान खान साहब के दौर में तो आपने उसकी तायीद की थी और आपने कहा था कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाना हुकूमत के मफाद में, रियासत के मफाद में। एफबीआर के हवाले से ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे ये सारी अलाइशें जो आपने मिसाल बताए, ये बहुत इन डेप्थ है, लेकिन इंटरव्यू करेंगे किसी को एक्सपर्ट को कि क्या रिफॉर्म होनी चाहिए, इसके ऊपर बड़े बहुत टेक्स हैं। IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, रिफॉर्म ऑफ एफबीआर, पर होता कुछ नहीं। इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि होता कुछ नहीं। वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ये जो क्वेश्चन आपने जी ये जो कदम उठाया उन्होंने, ये पहला कदम है। अल्लाह करे कि ये कुछ कामयाब हो जाए, मगर जाहिर है कि सफर लंबा है और काफी पेचीदा है, और बड़े अरसे की वजह से जो ट्रैक है वो खासा खराब है। 22 लोगों का नहीं है, ये 22,000 लोगों का। 22,000 लोगों का। हाँ, भर्तियां भी वहाँ पर इतनी तादाद में, कहा जा रहा है 23,000 का, 6-7 हज़ार की ज़रूरत है, और वो रेवेन्यू टारगेट्स आज तक हासिल नहीं किए जा सके। किसी वक्त टैक्स टू GDP की रेट 12% तक भी पहुंचा, लेकिन अब वो 8% के आसपास ही है।